गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी मंत्रा पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो आपको कंटिन्यू करने वाले हैं वो पढ़ रहे थे हम इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हमने चर्चाएं की थी। और भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करें, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हम इसके बारे में कौन सी चर्चाएं पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम बहस कर रहे थे। तो आपको पता है हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हमने इस क्लास के अंदर क्या की थी, चर्चा करने का कार्य किया था। हम चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे, और जिसके अंदर हमने चर्चा की हुई थी क्राउन रूल की। और उससे पहले हमने पढ़ा था जो लास्ट क्लास के अंदर लास्ट जो टॉपिक था हमारा, वो 1892 का अधिनियम पढ़ा था हमने, काउंसिल ऑफ एक्ट अधिनियम 1892 के बारे में हमने चर्चा की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसके बारे में, 1909 के घटनाक्रम के बारे में। मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, हम बात कर लेते हैं मार्ले किसकी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म किसकी भाई, मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट की हम बात करते हैं, अधिनियम की हम बात करते हैं। और ये अधिनियम कब आया, यह सर 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम की हम बात करेंगे। इसकी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, चर्चा करने वाले हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम इस पे क्या करेंगे, बहस करने का कार्य करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बातों करते हैं हम आगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, कलेक्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ें के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसके अंदर हम बहस करेंगे जो। ठीक है भाई, मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, इसकी हम बात करेंगे भाई, इसकी हम चर्चा करेंगे। जो मार्ले साहब थे वो हुआ करते थे सचिव। ये कौन हुआ करते थे, मार्ले की हम बात करें तो मार्ले क्या हुआ करते थे भाई, मार्ले हुआ करते थे सचिव। इसकी हम बात करें, ये क्या थे जी, ये हुआ करते थे राज्य सचिव जिसको हम कहते हैं। और यहीं पे हम बात करें कि जो मिंटो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे भाई, ये हुआ करते थे वाइस राय। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि इस टाइम पे सचिव कौन था और इस टाइम पे वाइस राय कौन था। तो ये पॉइंट यहाँ से बनता है भाई आपके एग्जाम के हिसाब से, सचिव और वाइस राय के बारे में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को हम आगे बढ़ा लेते हैं और आगे लेके चलते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना गया। तो हम बात करें जो लॉर्ड मिंटो था, इसने क्या कहा, इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था भाई, युगो युगांतर चलने वाली घटना इसको कहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक चीज, पर्टिकुलर चीज पे बात की गई, वो था इलेक्शन। किस पे बात की गई भाई, यहाँ पे बात की गई थी किसकी, इलेक्शन की बात की गई थी भाई। ठीक है, 1892 के अधिनियम में आपको पता है क्या होता है भाई, इलेक्शन की बात की जाती है। और यहाँ पर पहली बार भारत में क्या किया गया भाई, इलेक्शन करवाया गया। पहली बार पहली बार पहली बार भारत में इलेक्शन करवाया गया। पहली बार क्या किया गया भाई, इलेक्शन करवाया गया। पहली बार इलेक्शन शब्द का प्रयोग,
इलेक्शन वर्ड, इलेक्शन वर्ड का प्रयोग 1892 में हुआ भाई। ठीक है, इलेक्शन वर्ड का प्रयोग कब किया गया? 1892। इस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत अधिनियम के इस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को मुसलमानों को इलेक्शन में पहली बार मुसलमानों को इलेक्शन में स्पेशल राइट्स दिए गए भाई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को इलेक्शन में क्या किए गए थे भाई? स्पेशल अधिकार देने की बात की गई थी, स्पेशल राइट्स की यहाँ पे बातें की गई थी, स्पेशल अधिकार देने की चर्चा यहाँ पे की गई भाई। उसके बाद हम बात करें भाई, आगे बढ़ाएं, जो केंद्रीय लेजिस्लेचर थी भाई, जिसकी हम बात करें, केंद्रीय लेजिस्लेचर की हम बात करें, केंद्रीय कार्यपालिका की हम बात करें, तो चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका के, केंद्रीय कार्यपालिका की, केंद्रीय लेजिस्लेचर की, काउंसिल लेजिस्लेचर की हम बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेचर की हम बात करें, तो इसके अंदर क्या किया गया भाई? इसके अंदर 16 सदस्यों की जगह 16 सदस्यों की जगह 60 सदस्य कर दिए भाई। 16 सदस्यों की जगह 60 सदस्य यहां पे कर दिए गए, 60 सदस्य कर दिए। ठीक है जी, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था भाई? इनको बढ़ाने का कार्य किया गया था। पहले 16 सदस्य हुआ करते थे, अब 60 सदस्य यहाँ पे हो गए भाई। ठीक है, और प्रांतीय जो लेजिस्लेचर काउंसिल थी भाई, इसके सदस्यों को भी क्या कर दिया था इसने? बढ़ाने का कार्य किया था। जो प्रांतीय समितियां हुआ करती थी, प्रांतीय कार्यपालिका हुआ करती थी, इसके अंदर भी क्या किया इन्होंने? सदस्यों को बढ़ाने का कार्य किया गया। और यहीं पर हम चलें, आगे बढ़े, भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। लिख लीजिए भाई, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भारतीयों को भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार, प्रश्न करने का प्रश्न करने का अधिकार
दिया गया। ठीक है भाई, इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर क्या करने का अधिकार दिया गया भाई? प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। और हम बात करें भाई लॉर्ड मिंटो को, किसकी हम बात करें? देखिए, जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो की हम बात करें, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक 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 निर्वाचन का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। ठीक है भाई, लॉर्ड मिंटो को क्या माना गया भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसको माना गया भाई। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़िए भाई। एक नाम और आता है जिसका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक नाम आता है भाई जो इंपॉर्टेंट बनता है, सत्येंद्र सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किसका नाम आता है भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम आता है जी। क्लियर भाई, किसका नाम आया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम आया, जो क्या बनता है भाई? वायसराय की कार्यपालिका परिषद का। किसकी? वायसराय वायसराय की कार्यपालिका वायसराय की कार्यपालिका परिषद का कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बना भाई। प्रथम भारतीय सदस्य बना। ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बना। परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य ये बना भाई। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है भाई? विधि सदस्य भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो पहला भारतीय विधि सदस्य बनने वाला। पहला भारतीय जो विधि सदस्य बना, जो विधि सदस्य बना भाई। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बना। पहला भारतीय जो विधि सदस्य बना वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये क्या बनते हैं? पहले भारतीय सदस्य बनते हैं भाई। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भाई, लॉर्ड मिंटो ने ही सांप्रदायिक निर्वाचन करवाने की बात कही थी और इसको क्या माना गया भाई? इसको जनक मानने का कार्य किया गया भाई। और इस अधिनियम का उद्देश्य अगर हम देखें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की हम बात करें, इस अधिनियम का एक मिनट,
देखिए भाई, ठीक है, इस एक्ट का उद्देश्य हिंदू मुसलमानों को क्या करना था भाई, अलग अलग भी करना था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को स्पेशल अधिकार दे दिए, मुसलमानों को स्पेशल अधिकार दे दिए, तो हिंदू कहेंगे भाई हमें भी अधिकार दो यार, हमारा भी तो हक है इन अधिकारों पर। तो कहेंगे ये जी नहीं, हम आप लोगों को अधिकार विधिकार नहीं दे सकते, आप लोग अच्छे आदमी नहीं है भाई, अच्छे इंसान नहीं है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे चर्चाएं स्टार्ट हो जाती हैं भाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो और अधिनियमों की हम बात करेंगे, अगले अधिनियम की हम बात करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे बात करेंगे हिंदू मुसलमानों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि एक बार से फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने का कार्य इन्होंने किया। उसके बाद चलिए अगले अधिनियम पे आते हैं भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 यानी कि रोल्ट एक्ट के बारे में भी हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और अगले अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, किसकी हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ठीक है भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 की हम यहाँ पे बात करेंगे, इसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस भी कर लें तो देखिए यहाँ पे, तो इस अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से भी जानते हैं। तो पहला ही पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम को, इस अधिनियम को, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अधिनियम, अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं, अधिनियम के नाम से भी, नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर भाई, इसको जानते हैं। ठीक है भाई, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर भाई, तो 1919 के अधिनियम को इस नाम से जानते हैं। रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं भाई, किस नाम से जानते हैं, रोल्ट एक्ट 1919, रोल्ट एक्ट 1919 किस नाम से जानते हैं भाई, रोल्ट एक्ट 1919 के नाम से अधिनियम से जानते हैं। इसी अधिनियम के दौरान काफी सारे कार्य किए गए। ठीक है भाई, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किए गए, काफी सारे कार्य किए गए। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर, किसकी बात करें भाई, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी, ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी
क्राउन ने देने का फैसला किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी क्राउन ने देने का देने का फैसला किया। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो सैलरी वगैरह दी जाती थी ना, वो किसके द्वारा देनी स्टार्ट हो गई भाई? क्राउन के द्वारा देनी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है जी, अब क्राउन ही इनको क्या देगा? ब्रिटिश ऑफिसरों को सैलरी देगा। इससे पहले सैलरी कौन देता था? इससे पहले तो सर सैलरी देने का जो कार्य था वो हिंदुस्तान वाले देते थे, भारतीय संचित निधि से, भारतीय राजकोष से दिए जाते थे, कंसल्टेड फंड से दिया जाता था। तो भारत का कंसल्टेड फंड होगा ना, उससे क्या दी जाती थी? इनको सैलरी दी जाती थी सर। लेकिन अब इनको जो सैलरी दी जाएगी उनको कौन देगा जी? उनको क्राउन देने का कार्य किए करेगा भाई। ठीक है, तो इनको सैलरी जो दी जाएगी वो कौन देगा भाई? वो इनको क्राउन देने का कार्य करेगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगले पॉइंटों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं और कार्य क्या किए गए। इसी को हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं, काला कानून के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको काला कानून भी कहा जाता है। ब्लैक लॉ की हम बात करते हैं, काला कानून, काला कानून भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं काला कानून। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर काला कानून क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो सुनिए ध्यान से, इसकी हम चर्चाएं करें, इस पे अगर थोड़ी सी बहस करें तो काला कानून इसको इसलिए कहा जाता है, ठीक है, काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इस टाइम पे टाइम चला हुआ राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद का दौर चला हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया भाई, अब यह है ना भारतीय राष्ट्रवाद का जोरों पे है। यहाँ पे आंदोलन आंदोलन इन्होंने करने स्टार्ट कर दिए। गांधी जी की भारत में एंट्री हो चुकी है। तो यहां पे बात करें भाई, देखिए क्योंकि राष्ट्रवाद का दौर चला हुआ है, लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि जिसके भी ऊपर शक हो कि ये बंदा क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, तो उसी टाइम क्या करो, उसको उठा लो भाई, उसको उसी टाइम उठा लो। हमें पता है वो ये कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैं करने वाला हूं। मानो मत उसकी, सुनो मत, ना कोई उसका वकील होगा, ना कोई उसकी दलील होगी। उठाओ और जेल के अंदर डाल दो, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं करेंगे, कोई बहस ही नहीं करेंगे उस पर। तो बातें यहां पे हुई। और इसी के दौरान, इसी अधिनियम के दौरान प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में
द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है भाई, प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत हुई जी। द्वैध शासन डायर की ड्यूल गवर्नमेंट की जरूरत होगी। ड्यूल गवर्नमेंट इससे पहले डायर की बात करें, ठीक है। तो देखिए यहां पे प्रांतों में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट डायर की हम बात करें 1765 से 1772 बंगाल के अंदर लगा था जी द्वैध शासन। और उसके अंदर क्या किया गया था उस टाइम पे बात करें हम, तो एक ही जगह दो गवर्नमेंट ने वर्क किया था और बंगाल को क्या किया था, लूटने का कार्य किया था भाई। ठीक है, अब चलो चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं और इसके अंदर क्या होगा भाई, और यहीं पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। इस अधिनियम में क्या किए गए, सिखों के इलेक्शन में स्पेशल अधिकार दिए गए। किसको, सिखों को स्पेशल अधिकार दे दिए इस इलेक्शन के अंदर। किसको दिए गए भाई, सिखों को। पहले किसको दिया जी, मुसलमानों को दिया। अब किसको दे दिया जी, सिखों को स्पेशल अधिकार दे दिए इलेक्शन में। सिखों को सिखों को सिखों को स्पेशल अधिकार दिए गए जी। कहां पे भाई, सर इलेक्शन के अंदर। अब पहले हिंदू मुसलमान को अलग करने का प्रयत्न किया इन्होंने, और अब प्रयत्न कर रहे हैं किसको, कि हिंदू मुसलमानों को भी अलग कर दो। ये भी सही आदमी नहीं, इनको भी दोनों को अलग कर दो, इनमें भी फूट डाल दो भाई। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, 1919 के अधिनियम में ही प्रस्तावना का भी जिक्र किया गया था भाई। जो प्रस्तावना आज हमारे संविधान का अहम हिस्सा है, उसका भी जिक्र हमारे यहाँ पे किया गया था भाई। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भाई। लोक सेवा आयोग का गठन क्या किया गया भाई, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का तो गठन कर ही दिया गया। जो केंद्र और राज्य था दोनों के बजट को भी अलग किया गया भाई। ठीक है, केंद्र और राज्य के बजट को अलग किया गया। केंद्र राज्य के बजट को अलग किया गया भाई। ठीक है, केंद्र राज्य के बजट को क्या किया गया, अलग करने का कार्य यहां पे किया गया भाई। ठीक है, केंद्र राज्य के बजट को क्या किया भाई, अलग करने का कार्य भी यहां पे किया गया था इसी अधिनियम के तहत। उसके बाद साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट अब नहीं पढ़ेंगे हम, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, चाय पी लीजिए भाई, जिस जिस बच्चे को चाय पीनी है, चाय के शौकीन है जो जो बच्चा, तो चाय वाय पी लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ाते हैं। इस टाइम की चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि सुबह 9 बजे से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन। चलिए
अब बात करते हैं अगले अधिनियम की। एक अहम रोल प्ले करता है भाई ये अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना भाई? 1935। किसकी हम बात करें भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम यहां पे बात करें कि हम यहां पे क्या करें, चर्चा कर लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से जी, चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। इस अधिनियम के दौरान क्या क्या कार्य हुए, वो सारे के सारे कार्य हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही उन पे डिस्कशन करेंगे, उनके ऊपर क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बात करें भाई, यहां पे चर्चा हम करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके अंदर क्या थी भाई? ठीक है, तो देखिए यह अधिनियम, लिख लीजिए भाई, यह अधिनियम किसकी बात करें भाई? यह अधिनियम भारत सरकार के लिए, यह अधिनियम क्या हुआ भाई? भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए, लिख लीजिए यह अधिनियम भारत में, भारत में पूर्ण, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए क्या करता है भाई? ये क्या कहता है? भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए, सरकार के लिए, सरकार के लिए, सरकार के लिए एक मील का पत्थर, एक मील का पत्थर साबित होता है भाई, एक मील का पत्थर साबित होता। ठीक है भाई, क्या होता है? यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या था भाई? तो इसी को क्या कहते हैं? एक लंबा और एक विस्तृत दस्तावेज कहते हैं भाई इसको, इसको एक लंबा, एक लंबा और विस्तृत, विस्तृत, इसको एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज कहते हैं भाई। ठीक है, क्या कहते हैं? दस्तावेज कहते हैं। यहीं से हमारा लगभग 60% क्या किया गया भाई? संविधान लिया गया। यहीं से हमारा 60% क्या लिया गया भाई? संविधान लिया गया है। उसकी हम बातें करें, उसकी हम चर्चा करें, तो देखिए इसके अंदर 321 तो धाराएं थी भाई, यानी कि अनुच्छेदों की संख्या बात करें, आर्टिकलों की संख्या इसमें कितनी थी सर? इसके अंदर आर्टिकलों की संख्या थी 321। कितने आर्टिकल थे भाई? 321 आर्टिकल थे सर। और अनुसूचियों की बात करें, कितनी अनुसूचियां थी भाई? शेड्यूल की हम बात करें तो सर 10 अनुसूचियां थी इसके अंदर। और इसके अंदर क्या थे भाई? पार्टों की हम बात करें तो सर इसके अंदर 14 तो पार्ट हुआ करते थे। कितने पार्ट हुआ करते थे भाई? सर इसके अंदर 14 पार्ट हुआ करते थे भाई। ये क्या थी भाई? एक विस्तृत और लंबा दस्तावेज इसको कहा जाता है जी। ठीक है जी।
तो ये इसके अंदर सब कुछ नहीं था भाई, ये चीजें इसके अंदर दी गई थी। आर्टिकल नंबर 321 और आर्टिकल 321 थे, शेड्यूल 10 थे, पार्ट कितने थे इसके अंदर, 14 हुआ करते थे भाई। ठीक है जी, क्लियर। और इसी के अंदर क्या किया गया था भाई, तीनों सूचियों की बात भी कही गई थी। अभी पढ़ा था हमने, आप वाली क्लास में नहीं पढ़ा था, दूसरे वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर ही इसी अधिनियम में, इसी अधिनियम में, इसी अधिनियम में तीन सूचियों की, तीनों सूचियों का, तीनों सूचियों का भी प्रावधान है, भी प्रावधान है। कौन कौन सी तीन सूचियां भाई, बात करें हम, राज्य सूची, संघ सूची भाई, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है किसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर। कौन से अधिनियम के अंदर भाई, इस अधिनियम में तीनों सूचियों का क्या किया गया है भाई, प्रावधान यहां पे किया गया है जी। क्लियर, सूचियों का भी प्रावधान है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्लियर जी। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था, क्या किया गया, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त किया गया भाई। प्रांतों में लगे द्वैध शासन को समाप्त किया गया, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को समाप्त किया गया भाई, समाप्त किया गया। क्लियर भाई, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त करने का कार्य किया गया भाई। ठीक है, प्रांतों की स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का क्या किया गया भाई था, शुभारंभ यहां पे किया गया था। और राज्यों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की गई थी भाई। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों के अंदर, राज्यों में उत्तरदायी, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की गई भाई। क्या किया जाता है जी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है कहां पे, राज्यों के अंदर भाई। ठीक है, ठीक है भाई। विधान परिषद और विधान सभाएं भी बनाई गई भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधान सभा और विधान परिषद का गठन भी किया गया भाई, का गठन भी किया गया। ठीक है भाई, विधानसभा और विधान परिषद का गठन भी
किया गया भाई। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के इसी अधिनियम के अंदर क्या किया गया? विधानसभा और विधान परिषदों का क्या किया था? गठन करने का कार्य यहां पे किया गया भाई। ठीक है भाई। उसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा भाई भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ। लिख लीजिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसी अधिनियम द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का, बैंक का भी बैंक का भी गठन, बैंक का भी गठन किया गया, जिसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। आरबीआई का गठन करने का कार्य है इनके द्वारा किया गया भाई। ठीक है। उसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई भाई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भाई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में संघीय न्यायालय की क्या की गई भाई? स्थापना करने का प्रावधान भी यहां पे रखा गया था भाई। और आपसे पूछा जाए इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? क्या क्वेश्चन पूछा जाए? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? इसकी बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? सर मोर्सिस। कौन था भाई? सर मोर्सिस, सर मोर्सिस गेवियर। ये क्या था भाई? ये मुख्य न्यायाधीश था, गेवर। ठीक है। सर मोर्सिस गेवर क्या थे भाई? ये इसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 के अंदर हुई थी भाई। क्लियर भाई? और इसी अधिनियम के द्वारा सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया भाई। ये पॉइंट और लिख लीजिए। सिंध को, सिंध को बॉम्बे से, सिंध को बॉम्बे से, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। ठीक है भाई। सिंध को बॉम्बे से क्या किया गया भाई? बॉम्बे से अलग यहां पे किया गया। तो इतने सारे पॉइंटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाया गया भाई। बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा को, और उड़ीसा को
क्या किया गया भाई, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाया गया भाई, अलग 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 प्रांत बनाया गया। क्लियर भाई, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग क्या बनाया गया भाई, प्रांत बनाने का कार्य भी यहां पे किया गया। ठीक है, जो हमारा संविधान है ना, मैक्सिमम संविधान की बात करें लगभग 60% संविधान कहां से अडॉप्ट किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही क्या किया है हमने, अडॉप्ट करने का कार्य किया है। प्रॉपर वे से नोट्स बनाने भाई सभी बच्चों को, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ टिप्पणियों की बात करते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने कहा, क्या कहा भाई, यह अधिनियम अधिनियम इंजन रहित, यह अधिनियम इंजन रहित, क्या है भाई, इस अधिनियम की बात करें, यह अधिनियम इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है। यह अधिनियम इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है, ब्रेकों वाली गाड़ी है। यह अधिनियम इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली क्या है भाई, गाड़ी इसको कहा था। क्लियर जी। एक व्यक्ति आता है मोहम्मद अली जिन्ना, सुना होगा नाम अक्सर आप लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना। किसकी बात करें भाई, हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात करें, इसने कहा इसको पूर्णतः गला और सड़ा। किसको क्या कहा भाई, इसने कहा सड़ा व मूल रूप से बुरा इसको कहा भाई। ठीक है, गला सड़ा हुआ, गला सड़ा हुआ मूल रूप बोला इसको, मूल रूप बोला। क्लियर भाई, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको गला सड़ा मूल रूप कहा कि भाई ये बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है जी, बिल्कुल ही क्या है भाई, बेकार है। क्या आगे, ठीक है, अगला पॉइंट और लिख लीजिए, इसी अधिनियम के द्वारा इसी अधिनियम के द्वारा इसी अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया भाई, बर्मा को अलग किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया भाई, बर्मा को म्यांमार को अलग करने का कार्य किया था 1937 के अंदर। ठीक है भाई, ठीक है, ये बर्मा को अलग, बर्मा हमारा कभी हिस्सा ही नहीं था सर। ये बर्मा और भारत पे दोनों पे अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, दोनों क्या करते थे भाई, एक ही अधिकार दोनों जगह इंप्लीमेंट होता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अलग अलग कर दिया गया था भाई 1937 के अंदर।
उसके बाद एक बुक आती है भाई यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सी बुक आती है भाई? द कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सी भाई? द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी? द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक आती है भाई, ठीक है, जिसके अंदर 1600 से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर 1935 तक का जिक्र किया गया भाई। जिक्र किया गया है कि कैसे यहाँ पे ये सब चेंजेज हुए थे भाई, ठीक है। इन चेंजेसों के यहाँ पे कार्य किया गया था भाई, ठीक है। और ये 1936 में प्रकाशित हुई। 1936 में प्रकाशित। कितनी भाई? 1936 में क्या हुई भाई? ये प्रकाशित हुई जी, क्लियर। अब 1936 के अंदर क्या होती है भाई? ये प्रकाशित होती है और किसके द्वारा की गई भाई? कौन था इसका लेखक? ए बी किथ। ए बी किथ कौन था भाई? ए बी किथ यहाँ पे क्या था? इसका प्रकाशक था, इसका लेखक था। क्लियर जी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार फटाफट से बताइए भाई सारे के सारे बच्चे कि सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करने का कार्य किया डियर स्टूडेंट्स। जो भी आपका गिला शिकवा कोई भी अगर आपका डाउट है तो डाउट क्लियर कर लीजिए भाई, और बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक बार साथ के साथ ये चीज़ें कवर होगी ना, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर सारे की सारी माइंड में सेट होती चलेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के फिर इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, ठीक है भाई।